बहुत समय पहले राकेश और मीना एक छोटे से शहर में रहते थे। उनको एक रमन नाम का बेटा और रीना नाम की बेटी थी। राकेश और मीना दोनों जॉब करते थे और उसी कारण वो दोनों अपने बच्चों को कभी भी वक्त नहीं दे पाते थे। इसीलिए उनके बच्चे भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल राकेश को कॉल करते हैं और राकेश से, राकेश, आपके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनको इस साल बहुत कम मार्क्स मिले हैं। अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं दोनों को स्कूल से निकाल दूंगा। सर, हम दोनों जॉब करते हैं, इसलिए हम दोनों उनको वक्त ही नहीं दे पाते, लेकिन मैं आगे ध्यान रखूंगा। राकेश स्कूल से घर आते ही बच्चों को डांटने लगता है कि तभी मीना, क्या हुआ, क्या कहा प्रिंसिपल ने, और आप इतना डांट क्यों रहे हैं बच्चों को? रमन और रीना का रिपोर्ट कार्ड मिला है, ये देखो, दोनों को कितने कम मार्क्स मिले हैं। और अगर फिर से ऐसे ही मार्क्स मिले तो इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बच्चों, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप दोनों पढ़ाई क्यों नहीं करते? मैं हर रोज तुम लोगों को बता कर जाती हूँ कि पूरी पढ़ाई किया करो, समझाती हूँ ना। मीना, उनको डांटने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तुम अपना जॉब छोड़ दो और बच्चों पर ध्यान दो। क्या ये तुम बोल रहे हो राकेश? मैंने शादी करते वक्त ही तुम्हें बताया था कि मैं अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ूंगी और आज भी मेरा वही फैसला है। मीना, लेकिन बच्चों की तरफ ध्यान कौन देगा? हम दोनों इतनी देर तक बाहर रहते हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। तुम कल ही उनके लिए नई ट्यूशन देखो और वहाँ पर जाकर वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। तुम्हें जो सही लगे वो करो, मुझे कुछ नहीं पता। मीना गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और दोनों बच्चे भी रूम में चले जाते हैं। तभी रमन, रीना, हमारे मम्मी पापा का तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ भैया। दोनों भाई बहनों को बहुत बुरा लगता है। वो एक दूसरे के गले लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो अपने अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। अब एक दिन रीना अपने पापा से, पापा, अगले हफ्ते हमें छुट्टियां लग जाएंगी, तो हम चाहते हैं कि कुछ दिन दादा दादी के पास रहने जाए। आप हमें छोड़ दो ना वहाँ पर। ठीक है बेटा, अगर रमन भी तैयार है तो मैं तुम दोनों को अगले संडे ही छोड़ कर आता हूँ। बेटा, लेकिन तुम दोनों रहोगे ना दादा दादी के पास? हाँ माँ, आप स्कूल शुरू होने से पहले हमें लेने आ जाना। ठीक है। अगले ही संडे राकेश और मीना बच्चों को लेकर गांव में जाते हैं। बच्चे भी अपने दादा दादी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। बच्चों को छोड़कर राकेश और मीना शहर वापस आ जाते हैं। अब बच्चे अपने दादा दादी के साथ मजे से रहने लगते हैं। उनके आसपास के बच्चों के साथ जान पहचान हो जाती है और वो उनके साथ खेलने लगते हैं। खेलते खेलते एक दिन रीना और रमन गांव में घूमने जाते हैं। तभी उन्हें एक बहुत पुराना मकान दिखाई देता है। तो रमन रीना से, अरे रीना, ये देखो कितना पुराना मकान है, चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। नहीं भैया, ये तो घर देखकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं आना अंदर। अरे डरो मत, मैं हूँ ना साथ। वैसे भी ऐसा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहते हो तो चलिए। रमन और रीना दोनों दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं तो अंदर से कुछ बच्चे और टीचर की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो सामने का नजारा देख डर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक चुड़ैल टीचर भूतिया बच्चों को पढ़ाती नजर आती है। वो दोनों बहुत डरे हुए थे कि तभी भूतिया टीचर बच्चों से, आओ आओ रमन, रीना, अभी क्लास शुरू होने वाली ही है, चलो क्लास में जाकर बैठो। लेकिन हम कैसे? रमन और रीना इतने ज्यादा डर जाते हैं कि डर के मारे वो वहाँ से भाग ही नहीं पाते और उन भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगते हैं। भूतिया टीचर भी बच्चों को बहुत मन लगाकर पढ़ाती है। रमन और रीना भी बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं और उनके पास से अपने सारे डाउट्स भी क्लियर करवाते हैं। शाम को उनके स्कूल खत्म होते ही भूतिया टीचर, बच्चों, कल भी वक्त पर स्कूल पहुँच जाना, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी को ये बात पता ना चले कि तुम यहाँ पढ़ाई करने आते हो, नहीं तो तुम्हें कोई यहाँ नहीं आने देगा। रमन और रीना बातें करते करते और खेलते खेलते घर पहुँच जाते हैं तो उनकी दादी, अरे बच्चों,
कहाँ पर थे दिन भर? पूरा दिन खेलने में गुजारते हो। दादी, हम तो यहीं पर थे। हम बच्चों के साथ खेल रहे थे। घर पर बताकर जाना चाहिए बेटा, हम कितने चिंता में पड़ जाते हैं। अब रात के समय खाना खाकर दोनों बच्चे सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर वो दोनों दोपहर होने का इंतजार कर रहे थे। अब दोपहर होते ही दोनों बच्चे खेलने जा रहे हैं, ये बताकर भूतों के स्कूल में जाते हैं। अब दोनों बच्चे हर रोज भूतिया स्कूल में जाने लगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी करने लगे। एक दिन रीना, भैया ये तो भूतिया स्कूल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना अच्छा लगता है। और ये टीचर भी कितनी अच्छी पढ़ाती है। हाँ, मुझे भी पढ़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोग भूत कैसे बन गए? एक दिन बहुत जोर की बारिश और हवा की वजह से स्कूल का छत गिर पड़ा और उसमें हम सबकी मौत हो गई। लेकिन हम आज भी अपने टीचर से पढ़ते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। अब बच्चों का शहर लौटने का वक्त आता है, तो वो भूतिया स्कूल में आकर बच्चों और टीचर से अलविदा कहते हैं। शहर जाते ही रमन और रीना का स्कूल फिर से शुरू हो जाता है। उनकी पढ़ाई में तरक्की देख उनके टीचर भी हैरान रह जाते हैं। हमेशा कम नंबर मिलने वाले रमन और रीना को इस साल सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर मिला था। तो ये देख प्रिंसिपल राकेश और मीना को स्कूल में बुलाते हैं और उनसे, राकेश जी, आज मैं बच्चों की कंप्लेंट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर, धन्यवाद? मैं कुछ समझा नहीं। अरे राकेश जी, एक महीने में आपके बच्चों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा। जो मैथ्स का प्रॉब्लम हमारे टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो आपके बच्चों ने सॉल्व कर दिया है। राकेश और मीना दोनों सोच में पड़ जाते हैं और बाहर आकर, राकेश, हमने तो अपने बच्चों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये तक याद नहीं रहता। और ये सर, चलो कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब घर आते वक्त राकेश और मीना बच्चों के लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स लेकर आते हैं और बच्चों से प्यार से बातें करने लगते हैं कि तभी मीना, रमन, रीना, गांव में दादा दादी ने क्या जादू किया है तुम पर? प्रिंसिपल बहुत तारीफ कर रहे थे तुम दोनों की पढ़ाई की। लेकिन बच्चे उन्हें कुछ भी नहीं बताते। मीना उससे बार बार पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। अब रात के समय रीना और रमन दोनों बातें कर रहे थे। कितने अच्छे दोस्त और टीचर थे वहाँ पर। उन्होंने हमें इतना इजी तरह से सिखाया कि हम पढ़ाई में अव्वल आने लगे। हाँ ना रीना, मम्मी पापा को हमारे लिए वक्त ही कहाँ होता है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन मीना घर पर ही थी और तभी रमन और रीना बातें कर रहे थे। वो बातें ऐसी वैसी नहीं कर रहे थे, तो वो अपने भूतिया स्कूल की यादें याद कर रहे थे। तो वो सारी बातें मीना सुन लेती है। भूतिया स्कूल का नाम सुनते ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके तो हाथ पांव कांपने लगते हैं। अब वो बड़ी हिम्मत के साथ राकेश और रीना के सामने जाकर उनसे, क्या तुम लोग कौन से भूतिया स्कूल के बारे में बात कर रहे हो? रीना, रमन, बताओ मुझे। अब रीना और रमन मीना को सारी बात बताते हैं। बच्चों, हमें माफ कर दो बेटा, हमने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा और पैसे के लिए नौकरी की, लेकिन तुम दोनों को जो प्यार चाहिए था वो कभी नहीं दिया, और वो भूतिया स्कूल से तुम लोगों को मिला। ये जानकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हर रोज ऑफिस से जल्दी आया करूंगी, और इतना ही नहीं, तुम लोगों को पढ़ाऊंगी भी। अब फिर से छुट्टी आती है और राकेश अपने पूरे परिवार को लेकर गांव चला जाता है। जैसे ही दोपहर का समय होता है, बच्चे उस मकान की ओर जाकर देखते हैं, तो वो मकान वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। बच्चे यहाँ वहाँ गांव वालों से पूछताछ करने लगते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसा मकान था ही नहीं। ये बात उन्हें पता चलती है। ये बात सुन दोनों बच्चे उस भूतिया टीचर और अपने भूतिया दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। अब राकेश अपने माँ पिताजी को भी अपने साथ शहर लेकर जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। समझ नहीं आता कि जो भी मैंने देखा, क्या वो सच था या फिर कोई भ्रम। क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं? अगर 10 साल पहले यही सवाल आप मुझसे करते तो मेरा जवाब ना होता, मगर उस रात
मैं अपने एक दोस्त की शादी को अटेंड करने गांव जा रहा था। बस कंडक्टर को जब मैंने गांव का नाम बताया, वो थोड़ा चौंक सा गया और मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि यह गाड़ी उस रास्ते नहीं जाती, क्योंकि बारिश की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका है और अगले स्टॉप पर उतर के मुझे पैदल जाना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, सो मैंने टिकट ले लिया। रास्ता बड़ा ही लंबा था, सो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। लगभग रात के 10 बजे गाड़ी उस स्टॉप पर पहुंची और मैं बस से उतरने लगा, लेकिन तभी बस कंडक्टर ने मुझे रोका। वो मुझे वहां पर ना उतरने की विनती करने लगा। उसके कहे अनुसार वो रास्ता बड़ा ही निर्जन था, लेकिन पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कंडक्टर को धन्यवाद देते हुए मैं बस से नीचे उतर गया। मैंने मुड़कर देखा तो कंडक्टर अभी भी मेरी तरफ देख रहा था, मानो जैसे उसे मेरी बड़ी चिंता हो रही थी। बस निकल गई और उस सुनसान रास्ते में अकेला रह गया मैं। बस के जाने के बाद वो रास्ता और भी सुनसान लगने लगा। अंधेरा काफी घना था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी, सो मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और जंगल के रास्ते की ओर बढ़ गया। मैं थोड़ी दूर चला था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना छाता निकाला और मोबाइल की धुंधली सी रोशनी में आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक मेरे मोबाइल की टॉर्च बंद होने लगी। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रह रहकर मुझे कंडक्टर की बातें याद आ रही थी। मैं अपने आप को कोसने लगा, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ने लगा। तभी किसी लड़की की आवाज मेरे कानों पर आई। क्या आप गांव की तरफ जा रहे हैं? वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसके बाजू में एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं एकदम सहम सा गया। उसकी आंखें मुझे बड़ी अजीब ढंग से घूर रही थी। चलो बाबूजी, साथ में चलते हैं। बिना कुछ कहे मैं उनके साथ चलने लगा। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। इतनी बारिश हो रही थी, लेकिन उनके पास छाता नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे बदन पर एक कंबल लपेट लिया था और वो लड़की तो बारिश में पूरी भीग चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। जी आप चाहें तो मेरा छाता ले लीजिए। मैंने उस लड़की से गुजारिश की। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। और इतना कहकर वो मेरे पास आई और मेरे साथ एक ही छाते में चलने लगी। सच कहिए तो मुझे ये रात बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जैसे ही छाता पकड़ने के लिए उसने मेरे हाथों को छुआ, मैं चौंक गया। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। जी जी, वो आपके हाथ बहुत ही ठंडे थे। लड़की मुस्कुराई। जी हाँ, वो आज बारिश बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। उस खूबसूरत लड़की के साथ एक ही छाते में चलते हुए मैं रोमांचित हो रहा था। अब गांव नजदीक आ गया था। मुझे दूर से घरों में जलते टिमटिमाते हुए दियों की रोशनी नजर आ रही थी। मैं उस रास्ते से आगे बढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की और वो बूढ़ा आदमी एकदम से रुक गए। क्या हुआ? आप रुके क्यों? मैंने उनसे पूछा। आप गांव में नहीं आने वाले? जी हम गांव नहीं आते, हमारा लॉज है यहाँ पर। कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर। उस लड़की के हाथों में छाता देके मैं आगे बढ़ा। अचानक मुझे याद आया कि मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं। अपने आप को कोसता हुआ मैं पीछे मुड़ा और मेरे पांव तले जैसे जमीन खिसकी गई। वहां पे कोई भी नहीं था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। अचानक फिर से बिजली कड़की और फिर जो मैंने देखा, मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया हूं। उनकी आंखें, उफ, उसमें तो जैसे जान ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे ही घूर रही थी। चेहरा सफेद, मानो जैसे उनका खून ही सूख चुका हो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके सारे दांत सड़ गए थे। हमारा लॉज है यहाँ पर, कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर। मैं आपकी राह देखूंगी। उसकी आवाज मानो किसी कब्र से आ रही हो। इतनी भयानक थी, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे उस कंडक्टर की बताई हुई बात याद आ गई। उसने मुझसे कहा था कि रास्ते में अगर कोई पुकारे तो रुकिएगा मत। इतनी बारिश में भी मुझे पसीना आने लगा।
और फिर अपनी जान हथेली पर रखकर मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं मैं कितनी देर भाग रहा था। गांव में पहुंचते ही मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन बाद मुझे होश आया। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पिछले 2 दिन से मुझे तेज बुखार था और मैं अपनी बेहोशी में अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। मैंने अपने दोस्त को उस रात क्या हुआ वो सब बात बताई, जिसे सुनकर मेरा दोस्त भी घबरा गया। उसने मुझसे उस गांव में घटी हुई एक हकीकत बताई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। उसी गांव में एक लॉज था, जिसे एक बूढ़ा आदमी और उसकी नातिन दोनों मिलकर चलाया करते थे। कुछ साल पहले शहर से कोई लड़का उन दोनों के लॉज पर रहने के लिए आया था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़के ने लड़की से शादी का वादा किया और फिर वो शहर चला गया। वो लड़की उसके लौटने की इंतजार की राह देखने लगी, मगर वो लड़का लौट कर कभी नहीं आया। गांव के लोग अब उस लड़की का मजाक उड़ाने लगे, उसे तंग करने लगे। उनका लॉज बंद हो गया। वो बूढ़ा आदमी और लड़की दोनों ही अब अकेले पड़ गए। लड़की का हाल तो बहुत ही बुरा था। वो अब पागलों जैसे बर्ताव करने लगी थी। उस बूढ़े से अपनी नातिन का यह हाल बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात को दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े और एक पेड़ से लटक कर उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। उस तूफानी रात में मैं जिस लड़की और उस बूढ़े आदमी से मिला, ये वही लोग थे। आज भी जब मुझे वो तूफानी रात याद आती है तो मैं चैन से नहीं सो पाता। अब आप ही बताइए, उस रात जो भी मैंने देखा या फिर महसूस किया, वो सच था या फिर मेरा भ्रम? हाँ, आपको क्या लगता है? क्या भूत प्रेत सच में होते हैं?